हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। टुडेज टॉपिक एज यूजुअल इज सेंटेंस करेक्शन, जहां पे हमें स्टेटमेंट्स को रेक्टिफाई करना है गिवन एग्जांपल्स के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ही फेल्ट एग्जॉस्टेड एज ही वाज वर्किंग सिंस 4 o'clock in the morning। वो बहुत एग्जॉस्ट, बहुत थका हुआ फील कर रहा था क्योंकि वो सुबह से काम कर रहा था। अब यहां पे लिखा हुआ है सिंस। हम सब जानते हैं कि सिंस के साथ हमने एक रूल पढ़ा है। सिंस का मतलब होता है कि एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट होकर अभी भी चल रहा है। मतलब ये एक्शन जब भी रिप्रेजेंट किया जाएगा ये आपके सेंटेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाएगा, राइट। इसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर यूज होगा तो यहां पे हमारे पास होना चाहिए आपका हैज, हैव, हैड के साथ बीन के साथ आपका जो भी होगा वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में। क्लियर? व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हम कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं? कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं। सॉर्टेड। ये तो था हमारे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का जो पहला हिस्सा है, ठीक। अब आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि हम बोल रहे हैं वो सुबह 4 बजे से काम कर रहा है, इसी वजह से वो एग्जॉस्टेड फील कर रहा है। वो काम अभी भी कर रहा है ना। हम सेंटेंस को अगर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वो अभी भी काम कर रहा है। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा ही फेल्ट एग्जॉस्टेड ऑलरेडी पास्ट है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि हम इसमें आपका प्रेजेंट का फॉर्म यूज नहीं कर सकते। अगर हम सेंटेंस को बोलेंगे ही फेल्ट एग्जॉस्टेड एज ही वाज वर्किंग सिंस 4 o'clock, तो ये नहीं जाएगा, है ना। तो वॉज की जगह क्या होगा? ही हैज बीन वर्किंग होगा क्या? यहाँ पे हैज बीन वर्किंग भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीटली कौन से फॉर्म में है? पास्ट टेंस में। द नेक्स्ट इज एज ही इज वर्किंग सिंस 4 o'clock, तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। हमें बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो देयर इज वन आंसर व्हिच हैज टू बी he felt exhausted and he had been working since 4 o'clock in the morning. I hope this is clear so far. याद रखिएगा, हमको अगर since या for दिखता है और अगर हम एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे होते हैं जो पास्ट में स्टार्ट होकर अभी भी चल रहा है, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा सेंटेंस का वो हमेशा कौन से फॉर्म में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वी हैव he absented from the meeting। वो मीटिंग से गायब हो गया। अब वो खुद गायब हुआ, है ना। he was absent from the meeting हम नहीं बोल सकते थे, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये बोलते तो हम बोल रहे कि वो मीटिंग में आया ही नहीं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो मीटिंग में मौजूदगी उसकी नहीं, हमने उसकी अपील करी या वो नहीं आया, वो एज इन पर्सन नहीं आया। तो यहाँ पे हमारे साथ जो फॉर्म होगा, आपको याद होगा हमने आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने आपको पढ़ाया था कि अगर हमारे पास सेंटेंस में, ठीक है, कोई सब्जेक्ट अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेता है और वो ट्रांजिटिव वर्ब है और वो आपके सेंटेंस में कोई ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में है, तो हम इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऐड करते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस यू ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट, तो हम सेंटेंस में किसको यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। अब आप सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे ही है, आपके पास सब्जेक्ट है, एब्सेंटेड फ्रॉम व्हाट। अब यहाँ व्हाट है, इसका मतलब ये जो एब्सेंटेड वर्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यस और नो? अब अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया तो इसका मतलब इसके साथ क्या होना चाहिए? इसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए? इसके साथ होना चाहिए एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि अभी तक हमने नहीं दिया है। तो वो कौन से आंसर में होगा? देखो, he took absence from the meeting is not even making sense. It is very inappropriate according to the context. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा? He absented himself from the meeting. Is that clear? हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। अगर आपके पास ऐसा कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन आ जाए जब आपके पास कोई सब्जेक्ट उसके साथ ट्रांजिटिव वर्ब, देन यू हैव एन ऑब्जेक्ट गिविंग एन आंसर ऑफ व्हाट एंड whom, ठीक है, तब आप यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ उसके परछाई को भी बिठाते हो, जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बिगेस्ट फियर,   which is carrying the world is global warming। ठीक है, 'The biggest fear which is carrying the world is global warming'। ठीक है, 'The biggest fear which is carrying the world is global warming'। ठीक है, 'The biggest fear which is carrying the world is global warming'। ठीक है, 'The biggest fear which is carrying the world is global warming'। ठीक है, 'The biggest fear which is carrying the world is global warming'। ठीक है, 'The biggest fear which is carrying the world is global warming'। ठीक है, 'The biggest fear which is carrying the world is global warming'। ठीक है, 'The biggest fear which is carrying the world is global warming'। ठीक है, 'The biggest fear which is carrying the world is global warming'। ठीक है, 'The biggest fear which is carrying the world is global warming'। ठीक है, 'The biggest fear which is carrying the world is global warming'। ठीक है, 'The biggest fear which is carrying the world is global warming'। ठीक है, 'The biggest fear which
which is scaring the world is global warming. आपने बात की अपने सबसे बड़े फियर की, जो कि ग्लोबल वार्मिंग है. ठीक, आप देखें यहां पे जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है वहां पे हमने एक डेफिनेट आर्टिकल को यूज किया है. हमने वहां पे एक डेफिनेट आर्टिकल को यूज किया है. वो डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास सेंटेंस में क्या है? द. वो अपने साथ कौन से डिग्री में जा रहा है? सुपरलेटिव डिग्री में जा रहा है. अकॉर्डिंग टू रूल हमने आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, और रिलेटिव प्रोनाउन में एक रूल था जो बहुत क्लियरली स्टेट करता था कि अगर हमारे पास सेंटेंस में कोई सुपरलेटिव डिग्री है या कोई ऐसा स्टेट है या कोई ऐसा चीज के बारे में बात की जा रही है जो कि स्पेसिफिक है, जो कि स्पेसिफिक है ना, वो चीज डेफिनेट हो रही है तो स्पेसिफिक हो रही है. इसके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन आप सेंटेंस में यूज करते हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दैट. और यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? यहाँ पे यूज किया है विच, जो कि सेंटेंस में नहीं जाएगा, है ना. ये एक जनरल सेंटेंस नहीं था. यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि हमारा बिगेस्ट फियर ग्लोबल वार्मिंग है. तो इतना तो श्योर है कि जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें दैट जाएगा. अब जो दो गिवन ऑप्शंस आपके पास है उसमें बी में भी दैट है और सी में भी दैट है. तो क्वेश्चन ये बनता है अब कि इनमें से कौन सा जाएगा, है ना. अगर आप सेंटेंस को फिर से ध्यान से देखो तो आप क्या देख रहे हो? द बिगेस्ट फियर दैट स्केयर्ड ऑफ द वर्ल्ड. नो, स्केयर्ड ऑफ द वर्ल्ड यहां पे सेंटेंस में यूज नहीं किया जाएगा. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दैट स्केयर्स द वर्ल्ड इज ग्लोबल वार्मिंग. अब यहां पे आपका क्वेश्चन है हम स्केयर्स क्यों यूज कर रहे हैं, है ना. अब आप ये देखो, जब आप स्केयर्स को बोल रहे हो तो आप बात कर रहे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस की. हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस की. जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं तो हम बोलते हैं ऐसे एक्शंस जो फैक्ट्स को भी डिनोट करते हैं. किसको डिनोट करते हैं? फैक्ट्स को, हैबिचुअल एक्शंस को. यस और नो? अब अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो भी तो फैक्ट बता रहा है. ये तो तय है कि हमारा बिगेस्ट कंसर्न अब ग्लोबल वार्मिंग बनता जा रहा है. अगर हम एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, है ना, तो यहाँ पे जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा वो आंसर भी क्या हो जाएगा? दैट स्केयर्स द वर्ल्ड इज ग्लोबल वार्मिंग. इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द पोर्ट्समाउथ समर आर्ट फेस्टिवल, ये किसी आर्ट फेस्टिवल का नाम है. द पोर्ट्समाउथ समर आर्ट फेस्टिवल इज द ओनली प्लेस इन न्यू हैम्सफायर. ये एक लौता प्लेस है हैम्सफायर में where we can fortunately see such diverse tales in all in one place. आप ये कहना चाहते हैं जहां आप फॉर्चुनेट हैं कि आप ये देख पाए, है ना, दैट टू ऑल इन वन प्लेस, एक ही जगह पे. अब आप सेंटेंस में क्या बोलना चाह रहे हैं कि पोर्ट्समाउथ समर आर्ट फेस्टिवल एक लौता ऐसा जगह है जो कि न्यू हैम्सफायर में है, जहां पे आप क्या हुए? यू आर फॉर्चुनेट कि आप सारे डाइवर्स टेल्स को एक ही जगह देख पाओ. ठीक है, वेयर वी आर, ठीक है, वेयर वी आर एबल टू, देखो एबल टू फॉर्चुनेटली सी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे एबल और फॉर्चुनेटली एक साथ यूज हो रहा है. ठीक है, वी आर फॉर्चुनेट टू सीइंग भी आपके सेंटेंस में नहीं जाएगा. तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? वी आर फॉर्चुनेट टू सी सच डाइवर्स टेल्स ऑल इन वन प्लेस. वी आर फॉर्चुनेटली सी तो नहीं बनता, है ना. हम बोल रहे हैं कि हम अच्छे थे, हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें देखने को मिल गया सच डाइवर्स प्लेस इन वन प्लेस. और ये हर बार होता है. अगर कोई भी पर्सन टूरिस्ट है और वह ऐसी जगहों पे जा रहा है तो बोला जाता है पोर्ट्समाउथ समर आर्ट फेस्टिवल एक लौता ऐसा प्लेस है जहां आपको बहुत सारे डाइवर्स स्टोरीज अलग अलग थीम के साथ एक ही जगह पे देखने को मिलती हैं. ये भी फैक्ट है. इसीलिए यहाँ पे भी जो स्टेटमेंट होगा वो होगा वी आर फॉर्चुनेट टू सी सच डाइवर्स स्टेट्स इन ऑल इन वन प्लेस. इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट वी हैव his powerful desire brought about his downfall. ठीक है, brought about his downfall. उसकी पावरफुल डिजायर की वजह से वो डाउनफॉल किया या उसका जो डिजायर था पावर के लिए वो डाउनफॉल हुआ? क्या था उसके डाउनफॉल की वजह? क्या थी? उसका पावरफुल डिजायर. पावरफुल डिजायर मतलब डिजायर से किसी पर्सन का डाउनफॉल कैसे हो सकता है? उसके अंदर की जो डिजायर थी पावर के लिए, उसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ ना. यस और नो? हम बोल रहे हैं हिज इंटेंस डिजायर ब्रॉट.
हिज इंटेंस डिजायर और पावरफुल डिजायर में अगर हमको डिफरेंशिएट करना होगा तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये भी नहीं जाएगा. यस, हिज डिजायर फॉर पावर, उसका जो डिजायर है किसके लिए, पावर के लिए, वजह बना उसके डाउनफॉल की. ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल, ये वजह थी. यहां वजह क्या थी, डिजायर. किसकी डिजायर, पावर की डिजायर. जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं बच्चे अक्सर इसका मीनिंग नहीं खोज पाते. पावरफुल डिजायर, इंटेंस डिजायर, फेटल डिजायर, इनका कोई मीनिंग नहीं होता. ये सुपरफ्लुअस तरीके से यूज किए जाते हैं हमारे सेंटेंस में. हमारा आंसर होगा हिज डिजायर फॉर पावर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल. इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ यू रिलेट स्टेटमेंट्स. यहां पे भी आप वही कर रहे. देखिए एरर करेक्शन ये भी है एक तरह का, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस गिवन होते हैं जिनकी वजह से उनको बिठा के रिलेट करना ज्यादा आसान हो जाता है. कोशिश करिएगा कि अगर आपसे एरर करेक्शन भी ना बनता हो तो आप सेंटेंस करेक्शन के थ्रू आप उसको अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि यहाँ भी आप वही कर रहे हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ भी मैनेज करनी पड़ रही है आपको, टेंसेस का, वर्ब्स का ध्यान यहाँ भी रखना पड़ता है. सेम चीजें यहाँ पे है, बस डिफरेंस इतना बन जाता है कि आपके पास आंसर आपको दिख जाता है, उनमें से ही कोई एक आपका आंसर बनेगा. इज दैट क्लियर? तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज डिजायर फॉर पावर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल. इज दैट क्लियर? लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट वी हैव, on one occasion he persuaded me to accompany him on a shooting expedition he was planning. एक समय उसने मुझे परसुएड किया, उसने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि मैं उसके साथ जाऊं. एक समय की बात है. इसका मतलब देखो, सेंटेंस का पहला ही लाइन जो रेफरेंस दे रहा है वो किसकी तरफ दे रहा है, पास्ट की तरफ. Yes or no? On one occasion he persuaded me to accompany him on a shooting expedition. किस पे जाने के लिए, on a shooting expedition he was planning, जो वो प्लान कर रहा था. प्लान कर रहा था, इसका मतलब ये सिर्फ पास्ट ही नहीं, ये अब हो गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट. यस और नो? वॉज प्लानिंग होता नहीं, ये तो क्लियर था क्योंकि ये सिंपल पास्ट लेके जा रहा था हमारे सेंटेंस को, और हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं एक बार कि ये ऑलरेडी सोचा जा चुका था. एक समय की बात है जब उसने मुझे परसुएड किया, किस लिए, ताकि मैं उसे किसी शूटिंग एक्सपेंडिशन के साथ उसको एकम्पनी कर सकूं, उसके साथ जा सकूं, है ना. तो वंस अपॉन अ टाइम का बात है. ये सेंटेंस इतना तो श्योर है क्लियरली कि वो परफेक्ट में जा रहा है. अब हैज प्लान्ड होगा नहीं क्योंकि ये सिंपल की तरफ नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑन वन ओकेजन ही परसुएडेड मी टू अकम्पनी हिम ऑन अ शूटिंग एक्सपेंडिशन ही हैड प्लान्ड. जो वो ऑलरेडी प्लान कर चुका था, पहले उसने प्लान किया, इसीलिए ये एक्शन जो है ये आपका प्राइमरी एक्शन है, और आपका जो अकम्पनी करने के लिए उसने बोला वो आपका सेकेंडरी एक्शन था. इसीलिए देखिए जो सेकेंडरी एक्शन है आपके सेंटेंस में वो सिंपल पास्ट में है, और जो प्राइमरी एक्शन आपके सेंटेंस में दिया हुआ है वो परफेक्ट फॉर्म में है. यही रूल है. अगर हमारे पास सेंटेंस में दो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें एक्शन दो हैं, तो जो पहले होता है उसे हमेशा परफेक्ट रखा जाता है, और जो सेकेंडरी होता है वो हमेशा आपका सिंपल पास्ट में होता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस वाइटल रूल फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इज दैट क्लियर? तो हमारा आंसर यहाँ पे वर्स प्लानिंग की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड प्लान्ड. सॉर्टेड. लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट वी हैव हिज मिजरेबल कंडीशन मेड अस वेप्ट. अच्छा, उसका कंडीशन इतना खराब था कि हम रोने लगे. ठीक है, कि हमें रोना आ गया. मेड अस वेप्ट नहीं होगा, मेड ऑलरेडी आपका पास्ट बना रहा है, तो दोबारा जो वर्ब होगा वो V1 फॉर्म में होना चाहिए, है ना. वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, V1. अब देखिए दो एग्जाम्पल बचे आपके पास, मेड अस वीप, मेड अस टू वीप. ये तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें वेप्ट है, तो चलिए ऑप्शंस तो पहले एलिमिनेट हो गए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना. अब बचा हमारे पास दो और ऐसा एग्जाम्पल जिसमें हमारे को ये देखना है कि सेंटेंस पास्ट में भी होगा और उसके साथ का जो फॉर्म है वो V1 होगा. अब एक बार दोनों को इसमें बिठा के देखते हैं. His miserable condition made us weep हो सकता है, अगर देखा जाए तो ये सही है. दूसरा बोल रहा है His miserable condition made us to weep. नहीं, यहाँ पे टू के साथ V1 का फॉर्म नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, His miserable condition made us weep. आपके पास जब ऑलरेडी मेड है, ऑलवेज रिमेंबर कि मेड हो गया, हेल्प हो गया. हम कभी कहते हैं ही हेल्प टू मी, नहीं, हम क्या कहते हैं, ही हेल्प्ड मी. उसी तरीके से
he made us do the work, हम ये थोड़ी ना बोलते हैं he made us to do the work, क्या to बोला जाता है? नहीं, इसका मतलब made हो गया, help हो गया, ये कुछ ऐसे verbs होते हैं हमारे पास जो अपने साथ infinitive नहीं लेते, तो infinitive नहीं लेते तो to भी नहीं लेगा, है ना? इसी वजह से आपका ये वाला एग्जाम्पल भी गलत था, आपका आंसर होगा his miserable condition made us weep. Clear? Next we have, suppose if he is arrested, what will he do? ये मान लीजिए कि वो अरेस्टेड हो गया या उसे अरेस्ट कर लिया गया, तो वो क्या करेगा? ठीक, आप एक बार सेंटेंस को फिर से देखो. आपको लिखा है सपोज. सपोज का मतलब क्या होगा? मान लीजिए. इफ का मतलब अगर, तो दोनों का मतलब तो सेम है. अगर देखा जाए तो सपोज और इफ दोनों का मतलब सेम है. अगर हम मान लीजिए सेंटेंस से सपोज ही हटा देते और हम बोलते इफ ही इज अरेस्टेड व्हाट ही विल डू, तो क्या सेंटेंस गलत था? नहीं, तब भी सही था. और मान लीजिए अगर हम बोल देते कि इफ हटा दीजिए, अब बोलिए सपोज ही इज अरेस्टेड व्हाट विल ही डू, तो क्या सेंटेंस गलत है? नहीं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है. जब सपोज और इफ दोनों आपके सेंटेंस में सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं तो दोनों साथ में कैसे जाएंगे? ये तो श्योर है, या तो सपोज हटेगा या तो इफ हटेगा. अब क्योंकि सपोज में डैश है नहीं तो हमारा ऑब्वियस बात है हमको हटाना किसको है? इफ को. तो वो कहां पे हट रहा है? वो कहां पे हट रहा है? वो सिर्फ बी में हट रहा है. देखिए आपका ए में भी इफ था, सी में भी इफ था. एलिमिनेट कर दो. सबसे आसान तरीका क्या है? जो नहीं जा रहे ऑप्शंस उन्हें पहले ही हटा दीजिए, फिर जो बच जाते हैं उसमें से आंसर खोजने का कोशिश करिए. आपसे कभी गलती नहीं होगा. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सपोज ही इज अरेस्टेड व्हाट विल ही डू. इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा वर्ड आपके सेंटेंस में मेंशन होता है जो एक से ज्यादा मीनिंग कन्वे कर रहा है सेम तरीके से, तो वो आपके सेंटेंस में एक साथ नहीं जा सकता. जैसे कि इफ और वेदर दोनों एक साथ नहीं आते, ठीक है. सपोज और इफ एक साथ नहीं आता. एंटर और इनटू एक साथ नहीं आता. ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक साथ कभी यूज नहीं किए जाते. ये उसमें से ही एक एग्जाम्पल है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव माई ब्रदर इज इंडिफरेंट अबाउट व्हाट आई से. ठीक है, मेरे भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता जो मैं कहता हूं. इज इंडिफरेंट अबाउट व्हाट आई से. नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट वंस मोर. यहां पे जो आप एरर देख रहे हैं, यहां पे देखिए एरर एक्चुअली कोई फ्रेज या कोई वर्ड नहीं है. यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम ग्रामर पे जा रहे हैं. ठीक है, अब एक बार सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं. माई ब्रदर इज इंडिफरेंट इन व्हाट आई से होगा क्या? इनका मतलब होता है किसी चीज में ऑलरेडी प्रेजेंट होना. ऑलरेडी प्रेजेंट होना. याद रखिएगा इन टाइम के लिए जाता है. हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्लेस. हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लेस का बात करें. इन टाइम के लिए भी यूज किया जाता है, वो अलग है, वो अलग तरीके से यूज होगा. चलिए ये नहीं जाएगा क्योंकि हियर यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स ऑलरेडी प्रेजेंट. द नेक्स्ट इज माई ब्रदर इज इंडिफरेंट ऑफ वॉट आई से. ऑफ वॉट आई से, ये तो मीनिंग ही नहीं कर रहा है, मतलब ये आपके सेंटेंस का मीनिंग ही उल्टा कर दे रहा है. दूसरा है माई ब्रदर इज इंडिफरेंट टू वॉट आई से इज मेकिंग सेंस. ही इज इंडिफरेंट टू एवरीथिंग. इंडिफरेंट हमेशा अपने साथ जिस फॉर्म को फॉलो करता है वो टू है. अब इसको याद दिलाने के लिए ये आपको कुछ चीजें दिलाते हैं. देखो, मान लीजिए अगर हम आपके सामने बोलते रेफर तो क्या लेता? टू. अगर हम बोलते कन्फेस तो क्या लेता? टू. ठीक है, अगर हम बोलते हैं अकस्टम्ड तो वो अपने साथ क्या लेता? टू. कन्फेस टू, रेफर टू, अकस्टम टू, इसके अलावा इंडिफरेंट टू, ये सारे ऐसे टर्म्स है जो हमेशा अपने साथ टू को फॉलो करते हैं, इसीलिए ये सारे एक साथ ही यूज किए जाते हैं आपके सेंटेंस में. इज दैट क्लियर? जैसे कि अबाइड बाय होता है, डिफरेंट फ्रॉम, सेपरेटेड फ्रॉम, रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, अलग होना है तो फ्रॉम. उसी तरीके से अगर किसी चीज के बारे में किसी चीज को रिलेट करते हैं तो हम हमेशा वहां पे टू को यूज करते हैं, ना कि इन या ऑफ को. क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माई ब्रदर इज इंडिफरेंट टू वॉट आई से. सॉर्टेड. इतने सारे तरीकों से एरर करेक्शंस के फॉर्म को हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखते हैं. यहां भी हमने वही किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिर्फ रेक्टिफाई किया है गिवन ऑप्शंस के साथ. बस यही एक डिफरेंस होता है एरर करेक्शन और सेंटेंस करेक्शन में. अदरवाइज राउंड कर यहां भी हम वही चीज रहे हैं. घूम फिर के आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर इकलौती चीज जो आपको एग्जाम के 10 से 15 मार्क्स सिक्योर करवा सकती है तो वो है आपके सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच. और अब ये कहने में हमें डिफिकल्टी नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि अब हमारे ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुके हैं. प्रैक्टिस सेट्स,
रिविजन एक्सरसाइजेस के भी सिलसिले जारी होंगे। फिलहाल के लिए हमने देखा है कि हमने एरर करेक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सारे फॉर्म्स में इन्हीं का यूजेज देखा है, तो इन चैप्टर्स को रिवाइज लगातार करते रहेगा विदाउट गिविंग देम अ मिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी योर कंडीशनल सेंटेंसेस। जहां तक कंडीशनल सेंटेंसेस का बात है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास ऑफ स्पीच में हमने पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा आपके पास होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो कि आज आपने देखा भी होगा, उससे रिलेटेड कई एरर मिल रहे थे। यू ऑल्सो हैड प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल सेक्शंस ऑफ योर पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको आपको प्रिपेयर करके रखना है एग्जाम तक। कीप ऑन रिवाइजिंग दीज ऑल टुगेदर। इसके अलावा जहां तक एसएससी का सवाल है, यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाती है थोड़ी सी आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और आपको मिल जाता है थोड़ा सा हेल्प ईडियम्स एंड फ्रेजेस से। हमने आपको लगभग 100-150 से ज्यादा ही करवाए होंगे वन विद सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स एंड फ्रेजेस। कीप ऑन रिवाइजिंग देम। ये सारे वही क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम्स में आ चुके हैं, राइट, या जिन्हें एग्जाम्स में रिपीटेडली देखा जा चुका है, या जिनके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन पे थोड़ा सा फोकस रहेगा, आपके मार्क्स एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस तक सिक्योर हो जाएंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।